बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो तमाम नाइन्थ केमिस्ट्री फाइनल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं फाइनल बोर्ड एग्जाम्स प्रिपरेशन 2026 के लिए जो मॉडल पेपर फाइनल बोर्ड की वेबसाइट पे अपलोडेड है उसका कंप्लीट सोल्यूशन। जो सेक्शन ए है ऑब्जेक्टिव और सेक्शन बी वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक जो है टाइम पर पहुंच सके। आप easycamforyou.com वेबसाइट को जो है वो क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पर नाइन्थ क्लास का टैब नज़र आता है, आप इसको ओपन कर लें। तो यहाँ पर जो तमाम की तमाम इसकी प्रिपरेशन वीडियोस हैं वो यहाँ पर गिवन है, जैसे कि ये पास्ट पेपर सॉल्यूशंस हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जिस जिस चैप्टर से आ रहे हैं, मॉडल पेपर उसका सेक्शन ए, सेक्शन बी, और अभी इस वीडियो में आपको सेक्शन सी नज़र आ रहा है। ये तमाम की तमाम सीक्वेंस में वीडियोज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं। और अगर आपने पास पेपर एमसीक्यूज अभी तक जो है वो उसकी प्रैक्टिस नहीं की, तो आप यहाँ पर एफपीएससी पास पेपर एमसीक्यूज क्विज पर क्लिक करें तो आपके पास तमाम के तमाम पास पेपर्स के एमसीक्यूज ओपन हो जाएंगे नाइन्थ केमिस्ट्री के। तो आप उसको ज़रूर प्रैक्टिस कर लें, ताकि जो है वो आपको आइडिया हो जाए कि फेडरल बोर्ड में किस लेवल के ऑब्जेक्टिव्स जो है वो दिए जाते हैं। और पास पेपर्स करने से आपके जो मैक्सिमम मार्क्स और फुल मार्क्स लेने की पॉसिबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी। रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे, ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदेमंद है, और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। स्टूडेंट, सेक्शन सी में टोटल आपके पास 20 मार्क्स होते हैं, ठीक है। और 4 क्वेश्चन जो हैं वो जो पिछला मॉडल पेपर अपलोडेड था जो कि आपके सीनियर का था, ठीक है, जो आपके सीनियर्स थे उन्होंने भी न्यू बुक का ही पेपर दिया था, लेकिन उनके टोटल मार्क्स जो हैं वो 65 थे। और 2026 में जो है वो जो अब पेपर आ रहा है नाइन्थ का, उसके 60 मार्क्स हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से ये है कि थोड़ा सा मार्क्स में 5 मार्क्स का डिफरेंस है, तो शॉर्ट एंड लॉन्ग में से आपको जो है वो क्वेश्चंस में डिफरेंस नज़र आ सकता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। प्रिडिक्ट द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 2A ऑफ द पीरियोडिक टेबल बाय यूजिंग नॉलेज ऑफ केमिकल पीरियोडिसिटी। ये आपके पास, मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखा दूं, ये हमारे पास मॉडल पेपर था, उसका सेक्शन बी हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था, ठीक है। ये साथ साथ जो आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं ना, तो ये नंबर्स लिखे हुए हैं कि पहला क्वेश्चन 10th चैप्टर में से था और उसका और पार्ट 13 चैप्टर में था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि पिछली दफ़ा भी ऐसा ही हुआ था कि जो मॉडल पेपर्स में जिस सीक्वेंस से क्वेश्चन पेपर्स गिवन थे जिन चैप्टर्स में से, तो फाइनल पेपर में भी उसी तरीके से आया था। जैसे कि अब सेक्शन सी है, सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 3, टोटल 6 क्वेश्चन है ना, 3 4 5 6, और उसमें अगर आप जो चैप्टर्स की सीक्वेंस है वो देखें, 4 और 5 में से एक क्वेश्चन आया है, 10 और 14 में से एक क्वेश्चन आया, 6 और 7 में से एक क्वेश्चन आया, 2 एंड 15 में से एक क्वेश्चन आया। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 और उसका और पार्ट क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी फाइनल पेपर में भी आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका इनमें से क्वेश्चन आए ज़रूर, क्योंकि ये जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, शील्डिंग इफेक्ट, इनमें से कोई ना कोई 2 प्रॉपर्टीज़ आपको दी जा सकती हैं, लॉन्ग में 3 भी दी जा सकती हैं, जैसे कि यहाँ पर दी हुई हैं, ठीक है। तो ये दी जा सकती हैं और आपको कहा जा सकता है कि आप इनका ट्रेंड जो है वो बताएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने आपको क्या कहा हुआ है, सिर्फ ग्रुप में ट्रेंड लिखना है, ग्रुप 2 ऑफ द पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड आपने लिखना है। तो ग्रुप 2 में तो हम पीरियड्स की बात नहीं करेंगे, ग्रुप 2 मेटल्स यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में ही देखेंगे कि उनका एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम क्या 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 हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने देखना है कि पेपर में दिया क्या है। अगर वो आपको कह दें कि सिंपल आप एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आप ट्रेंड अलोंग द पीरियड और ग्रुप एक्सप्लेन करें, तो फिर आपको अलोंग द पीरियड भी करना होगा और अलोंग द ग्रुप भी करना होगा, ठीक है।
सबसे पहले आपने इसमें एटॉमिक साइज की डेफिनेशन लिख लेनी है, ठीक है। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक साइज। सिंपल है, यानी इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई मुश्किल सी डेफिनेशन है। यानी आपने बताना है कि न्यूक्लियस और जितने भी शेल्स हैं, अगर उसमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होता है वो आपके पास एटॉमिक साइज होता है, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन में स्पेस का कोई इशू नहीं होता, तो आप प्रॉपरली हेडिंग के साथ बुलेट्स के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। टोटल 2 पेजेस जो हैं वो दिए होते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देन है आपके पास एटॉमिक साइज ट्रेंड इन द ग्रुप। सिर्फ ग्रुप को ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने ट्रेंड बताना है। एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने बता दिया कि इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि नीचे नीचे जाएंगे टॉप टू बॉटम तो एक एक न्यू शेल ऐड होता जाएगा और साइज भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब साथ आपने रीजंस बतानी है। दिस इज बिकॉज इन अ ग्रुप, सबसे पहले क्या हुआ कि सबसे पहले क्या आपको नजर आ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब आप रीजंस में सीक्वेंस वाइज चलेंगे, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स इंक्रीज करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल भी इंक्रीज कर रहे हैं ना, ठीक है। यानी इसको आप एक तरह से शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। अगर आप किसी स्टूडेंट ने शील्डिंग इफेक्ट लिख दिया, ठीक है, शेल्स भी इंक्रीज कर रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो जब शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ऑन वैलेंस शेल के ऊपर उसकी अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगी, तो इसलिए वो दूर चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल डिक्रीज कर रही है, सो एटॉमिक साइज ग्रुप में इंक्रीज करता है। तो जब आप सीक्वेंस वाइज रीजंस लिखेंगे तो वो आपको रट्टा भी नहीं लगाना और भूलेगा भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है आयनाइजेशन एनर्जी। इसको भी आपने इसी तरह एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैशियस एटम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी डेफिनेशन में, आइसोलेटेड गैशियस एटम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आइसोलेटेड गैशियस एटम लेना है और दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। साथ आपने एक इक्वेशन भी लिखनी है, क्योंकि अगर कोई भी आपके पास फॉर एग्जांपल मेटल का एटम है तो आपने उसको पहले आइसोलेट कर लेना है, अलग कर लेना है, गैशियस फॉर्म में ले जाना है, ठीक है। और उसमें फिर जितनी एनर्जी रिक्वायर है टू रिमूव इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो ये आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन हमें नज़र आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। देन सेम इसी तरीके से आयनाइजेशन एनर्जी ट्रेंड इन अ ग्रुप भी लिखेंगे हम। एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज कर रही है। अब वजह क्या है, ठीक है, क्योंकि आप देखें कि ये अगर स्टार्ट में एक शेल है, फिर 2 शेल्स हो जाएंगे, फिर 3 शेल्स हो जाएंगे, तो हमने जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, ठीक है, तो न्यूक्लियस ने उसको जितना टाइटली पकड़ा हुआ होगा तो इतना मुश्किल हो जाएगा ना उसको रिमूव करना। लेकिन जब हम जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे, साइज इंक्रीज कर रहा है एटम का, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन भी तो कम हो रही है ना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है। तो यही सारी चीज़ें जो हमने एटॉमिक साइज में लिखी थी उसी तरीके से हम सीक्वेंस वाइज रीजन जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी में भी लिखेंगे, ठीक है। तो हम साथ रीजन की हेडिंग देंगे और हम बताएंगे दिस इज बिकॉज इन अ ग्रुप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स इंक्रीजेस, ठीक हो गया। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं तो जो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है वो बहुत दूर हो गया, ठीक है। और साथ साथ शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज कर रहा है, यानी इनर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल भी डिक्रीज कर रही है। सो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज इन अ ग्रुप डिक्रीजेस, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आपने देखना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना किसी एक सिंगल एटम की प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। यानी ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को देखा जा रहा है, ठीक है। अगर 2 एटम्स हैं, उन्होंने जो है वो बॉन्ड बनाया हुआ है, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ऑन आप कह लें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर चेक की जा रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही चेक की जा रही है, नो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज बेसिकली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले लिख लें। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ केमिकल बॉन्ड, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कितना स्ट्रांगली एक जो एटम है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ
अट्रैक्ट करता है। जो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, जो कम अट्रैक्ट करेगा करेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। ठीक हो गया। तो इसी तरीके से इसका ट्रेंड भी लिखेंगे ग्रुप में क्या है, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज कर रही है। वजह क्या है कि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो साइज ऑफ द एटम बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब इसी तरह अब ये बिगर साइज वाला जो एटम है जब ये बॉन्ड बनाएगा किसी के साथ, ठीक है, तो और जो स्मॉलर वाला है जब वो बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, तो उसके न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के पेयर के ऊपर तो बहुत ज़्यादा होगी। यहाँ पे जो पेयर है इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा होगी और उसको स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन जब साइज़ बड़ा हो जाएगा तो डिस्टेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाता है ना, दूर हो जाता है। तो अब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर जो फोर्स है न्यूक्लियस की वो कम हो गई है। ठीक है, दैट्स वाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज इंक्रीज करने की वजह से, साइज ऑफ द एटम इंक्रीज करने की वजह से डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इसको भी आप इसी तरीके से प्रॉपर वे में लिखेंगे। दिस इज बिकॉज इन अ ग्रुप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स इंक्रीजेज, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अगर स्टूडेंट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वाली वर्ड को मेंशन नहीं करेगा तो उसके तो ऑटोमेटिकली मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ से एक नेगेटिव जो जाता है, कॉन्सेप्ट जाता है कि स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन अ ग्रुप डिक्रीज करती है। ठीक है, ये जो तीन रीजंस हैं इनकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन अ ग्रुप डिक्रीज करती है। ठीक है, तो अब ये मैंने एक ही पेज पे आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन दिखा दिया है। ठीक है, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, 2 मार्क्स ईच। तो आपने प्रॉपर वे में जब अटेम्प्ट करेंगे तो 6 मार्क्स में से 6 मार्क्स ही मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि रीजंस भी प्रॉपर लिखी हुई हैं, ट्रेंड्स भी प्रॉपर लिखे हुए हैं, तो आपको फुल मार्क्स ही मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसका और पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसके बगैर जो है वो 9th केमिस्ट्री का पेपर इनकम्प्लीट है। ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, ड्रॉ द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम एंड लिविस डॉट स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब यहाँ पर एक बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको मिस कर देते हैं। ठीक है, लिविस डॉट को वो समझते हैं कि बस वही जो इलेक्ट्रॉन क्रॉस डायग्राम है ना वही लिविस डॉट स्ट्रक्चर, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन क्रॉस डॉट डायग्राम तो ये है कि आपने कोई भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, एक के इलेक्ट्रॉन्स को आपने डॉट से शो करना है और एक के एलिमेंट्स को आपने क्रॉस से शो करना है। ठीक है, और उनकी बॉन्डिंग जब आप शो करेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर डायग्राम हो जाएगी या क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर डायग्राम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो लिविस डॉट स्ट्रक्चर है वो क्या करता है, यानी लिविस ने क्या अपनी जो स्ट्रक्चर है डॉट स्ट्रक्चर उसको कैसे शो करता है, जो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बना रहे हैं तो वो उसने शो करने होते हैं, बॉन्ड्स शो कर रहे होते हैं। ठीक है, ये बॉन्ड्स भी शो करता है और अगर लॉन पेयर्स प्रेजेंट हैं तो वो भी शो करेगा। ठीक है, तो ये होता है लिविस स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि H2 का लिविस स्ट्रक्चर क्या होगा, सिंपल इस तरह से हम शो कर देंगे, ये इसका लिविस स्ट्रक्चर होगा क्योंकि इसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन था और इन दोनों ने बॉन्ड बना दिया। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी तरीके से ऑक्सीजन का शो करना चाहें तो ऑक्सीजन तो आपस में 2 बॉन्ड्स बनाएंगे लेकिन इनके दो लॉन पेयर्स भी जो है वो शो होंगे। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि अब जो है ना इसमें लिविस डॉट स्ट्रक्चर में तमाम के तमाम जस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हमने शो करना है। आइदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना रहे हैं तो वो बॉन्ड की फॉर्म में शो होने चाहिए, अगर वो बॉन्ड नहीं बना रहे तो वो लॉन पेयर की फॉर्म में शो होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके पास 3 जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं और आपकी बुक में जितने हैं ना वो आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, अगर आपको कोई मुश्किल लग रहा है, किसी का इलेक्ट्रॉन क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर बनाना मुश्किल लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में आपने बता देना है, उसकी वीडियो जो है वो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो HCN, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड C2H4, अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि फर्स्ट वाला भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, थर्ड वाला भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, लेकिन सेकंड वाला वन जो है वो आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो इनका आप थोड़ा सा डिफरेंटली जो है वो शो करते हैं। नेट पे अगर आप चेक करेंगे तो वो ये तमाम के तमाम जस्ट वैलेंस शेल ही शो करते हैं और उससे जो है वो इलेक्ट्रॉन क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर बना देते हैं। लेकिन आपकी बुक में प्रॉपरली जब आयनिक कंपाउंड्स का इलेक्ट्रॉन क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर बनता है तो उसमें इनर शेल्स भी तमाम शो होते हैं। ऑल इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स भी आपने शो कर रहे हैं। अगर आप शो नहीं करेंगे तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है,
तो इस वजह से ये एक डिफरेंस था, ये आप यहाँ पर आपने नोट कर लिया है। तो अब नेक्स्ट जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपको साथ साथ पता चलता जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले HCN है। HCN का डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको शो हुआ है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ये अलाइनमेंट में डायरेक्टली जब मैंने पिक्चर ऐड की तो ये थोड़ा सा अलाइनमेंट में टेढ़ा हुआ था, दैट्स वाई मैंने ऊपर जो है वो यहाँ पर एक अदर पिक्चर भी ऐड कर दी है, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए। HCN में आपने क्या करना है, इसमें एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, एक नाइट्रोजन है, ठीक है। अगर आप हाइड्रोजन को साइज़ में स्मॉल भी शो करना चाहते हैं तो इट्स ओके, आप शो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई इतना ख़ास हम साइज़ का इतना डिफरेंस नहीं ले रहे, लेकिन अगर आप ले लें तो दैट्स वेल एंड गुड, क्योंकि हाइड्रोजन लिटिल स्मॉलर होता है, कार्बन थोड़ा सा बड़ा होगा और नाइट्रोजन उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। तो अब आपने जैसे हाइड्रोजन का जो है वो उसको क्रॉस से शो कर दिया है, ठीक है। कार्बन वाले के 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस उनको डॉट से शो कर दिया है, और नाइट्रोजन के जो है वो 5 होते हैं, उनको आपने क्रॉस से शो कर दिया, ठीक है। अब क्या है कि हमने देखना है कि जिसको जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसने उतने ही इलेक्ट्रॉन शेयर करने होंगे। जैसे अब हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए वो अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा कार्बन के साथ, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, और इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस आपको नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरीके से अब जो कार्बन है, कार्बन ने तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 8 उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 4 हैं, 4 और चाहिए, तो इसका मतलब है उसने 4 के 4 शेयर करने हैं। एक वो शेयर कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, बाकी 3 वो शेयर करेगा, यानी ये 3 जो है वो नाइट्रोजन के साथ शेयर करेगा। तो ऑब्वियसली बात है नाइट्रोजन भी अपने 3 ही शेयर करेगा, बाकी जो 2 हैं जो हिस्सा नहीं ले रहे, ठीक है, दे विल बी एक्ट एज लॉन पेयर, ठीक है, वो लॉन पेयर की फॉर्म में नजर आएंगे। और यहाँ पर आप इस तरह से डायग्राम बना दें तो दैट विल बी वेल एंड गुड। तो अब जो लिविस डॉट स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है, देखें। अब कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड शो हो रहा है, कार्बन और नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड शो हो रहे हैं, और नाइट्रोजन का एक लॉन पेयर शो हो रहा है। दिस इज द लिविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक हो गया। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड का डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के आपने फर्स्ट शेल से स्टार्ट करना है, क्योंकि मैग्नीशियम जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है एटॉमिक नंबर 12, ठीक है, तो इसलिए आप उसमें 12 इलेक्ट्रॉन शो करेंगे। और ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है एटॉमिक नंबर 8, ठीक है, ये आप लिखते हैं ऊपर एटॉमिक नंबर, ठीक है। उसके बाद उनकी क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाए। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स शो हुए हुए हैं, फिर दूसरे में 8 और तीसरे में 2। तो ये मैग्नीशियम की शो हुई हुई थी। फिर मैग्नीशियम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो डोनेट कर रहा है। और इसी तरीके से हमारे पास जब हम इसके जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे तो ये स्क्वायर ब्रैकेट ज़रूर आपने ऐड करनी है। आयनिक कंपाउंड्स में ये नहीं होंगी तो मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए इसलिए उसके ऊपर -2 आएगा, मैग्नीशियम ने लॉस किए तो +2 आएगा। अब ये तो बन गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन इसका लिविस स्ट्रक्चर कैसा है, आपने बताना है कि जब मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, तो बेसिकली जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, क्योंकि अब लिविस जो स्ट्रक्चर है ना लिविस डॉट, उसमें हमने वैलेंस शेल के बारे में ही बात करनी है। अब जैसे मैग्नीशियम था, इसका वैलेंस शेल थे दो, ठीक है, 2 क्रॉस थे। अच्छा, इसके जो थे वैलेंस शेल में 6 जो है वो डॉट्स थे, ठीक है। तो जब हम इसको जब इसमें शो करेंगे ना, तो अब इसका तो ये ख़त्म हो गया। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है रिमूव हो गए तो ये वैलेंस शेल तो ख़त्म हो गया ना, एक शेल, तीसरा शेल रिमूव ही हो गया टोटल। तो अब हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं शो किया हुआ, ठीक है। हमने सिंपल मैग्नीशियम लिखा है और कहा है कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। लेकिन जो ऑक्सीजन है उसके वैलेंस शेल में पहले 6 थे और अब 2 और आके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो 8 जो इलेक्ट्रॉन्स लॉन पेयर की फॉर्म में हमने शो करने हैं, और साथ बताना है कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। दिस इज़ द वे। अगर आप सिंपल इस तरह लिख देंगे ना कि मैग्नीशियम +2 और ऑक्सीजन -2, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वैलेंस शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शो करने होंगे, ठीक है। अब मैग्नीशियम का आप कहेंगे कि हमने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं शो किया, तो उसका आखिरी शेल तो बिल्कुल ख़त्म हो गया था ना, इसलिए लिविस स्ट्रक्चर में वो नज़र नहीं आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास C2H4, ठीक है। अगेन ये शेयरिंग हो रही है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो नहीं रहा। तो हमने सबसे पहले देखें 2 कार्बन शो कर दिए हैं, 4 हाइड्रोजन शो कर दिए हैं। अब एक और चीज़ का आपने ध्यान करना है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारी की बुक्स में भी और नेट पे भी ये जो है ना
यहाँ पर उन्होंने ना दोनों कार्बन्स को डॉट डॉट से शो कर दिया, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास डॉट डॉट स्ट्रक्चर शो हो रहा था। तो ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर तो जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर शो करना ना, जो भी ऑपोजिट एटम्स आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, जो भी डिफरेंट यानी ये वन और ये दोनों आपस में बनाए, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस डॉट होने चाहिए और इसका भी क्रॉस डॉट होने चाहिए। और अब दो कार्बन आपस में बना रहे हैं बॉन्ड, तो उनके भी क्रॉस डॉट होने चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने ज़रूर जो है वो माइंड में रखते हुए इनको बनाना है, ठीक है। तो अब ये तो क्लियरली नज़र आ रहा है, ठीक है, कि ये वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर हो जाएगा, ये इसके साथ शेयर हो जाएगा, ये दोनों आपस में शेयर कर लेंगे कि जो हमें यहाँ पर दरमियान में नज़र आ रहे हैं, फिर ये आपस में शेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप फाइनल एग्जाम्स में बहुत अच्छे से बना सकते हैं। अब क्या हुआ कि इनके तमाम के तमाम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गए, कोई भी लॉन पेयर नहीं है, तो इसलिए हमें इसकी लिविस डॉट स्ट्रक्चर इस तरह से नज़र आ रही है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटली डिस्कस हो गया है। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ HCl विद द फॉलोइंग। अब यहाँ पर मैंने 3 जो है वो आपको दिए हुए हैं। अब आपको HCl का यहाँ पर पेपर में दिया हुआ है, तो हो सकता है आपका बेस का फाइनल पेपर में बेस का आ जाए, बेस के कोई रिएक्शंस आ जाएं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले फोकस करना है रिएक्शंस की। जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें रिएक्शंस बैलेंस इक्वेशन पर ही आपने फोकस करना है, उसकी स्टेटमेंट्स पे फोकस नहीं करना कि हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, नहीं। आप सबसे पहले इक्वेशन ही लिखें, ठीक है। जैसे कि जिंक है ना, वो HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, ठीक है। जिंक ने जिंक क्लोराइड बनाना है, ऑब्वियसली बात है कि जिंक जो है वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो वो अपने साथ 2 क्लोरीन को रिएक्ट करवाएगा। तो 2 क्लोरीन तो नहीं है यहाँ पर, उसको बैलेंस करने के लिए हम 2 HCl ले लेंगे, ठीक हो गया। और देन हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। अब यही जो आपने इक्वेशन में लिखा है ना, ये सब आप स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दें। आप लिखें कि व्हेन जिंक, ठीक है, रिएक्ट्स विद HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, then zinc chloride and hydrogen are produced, सिंपल, ठीक है। अब देखिए आपका एक क्वेश्चन प्रॉपर लग रहा है, इसमें आपको रट्टे मारने की जरूरत नहीं थी। बेसिकली आपने कॉन्सेप्ट जो है वो अपना रखना है इक्वेशंस के ऊपर, बैलेंस इक्वेशंस के ऊपर, तो काम ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से बाकी दो का भी देख लें। आप सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो ये तो सिंपल है, सॉल्ट एंड वाटर बन जाता है, NaCl प्लस वाटर। तो आप इसको भी लिख लें इसी तरीके से, ठीक है। व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद HCl, देन सोडियम क्लोराइड एंड वाटर विल बी फॉर्म्ड, ठीक है, अपने वर्डिंग में लिख लें। देन है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा, जब भी कार्बोनेट्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है। अब देखें यहाँ पर 2 सोडियम है तो 2 क्लोरीन चाहिए होंगे, तो यहाँ पर बैलेंस कर लें और 2 सोडियम क्लोराइड बना दें, प्लस एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से इन दोनों के साथ भी एक एक स्टेटमेंट आपने लिख देनी है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का और पार्ट, हाउ अल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग एंड ऑल्सो मेंशन द टाइप ऑफ रिएक्शंस इन ईच केस। अब इस तरह के रिएक्शंस अगेन वही हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे ही आपको नंबर मिलने हैं। आपने इस चीज़ पे बिल्कुल फोकस नहीं करना कि स्टेटमेंट्स में क्या लिखें। जो आप लिखेंगे, जो काम करेंगे, उसको आपने उस प्रोसेस का नाम बता देना है, जो काम किया है, को जो जो भी रिएक्ट कर रहा है और क्या रिएक्टेंट्स हैं और क्या प्रोडक्ट्स है, क्या बन रहा है, वो आपने बस एक लाइन में लिख देना है, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि अब यहाँ पर आप लिखेंगे कि अल्केन्स को हमने प्रिपेयर करना है फ्रॉम दीज, ठीक है। तो आपने कहना है कि अल्कीन्स, क्योंकि ये अल्कीन्स फैमिली है ना, और दूसरा अल्काइंस है और तीसरा अल्काइल हैलाइड्स हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे अल्कीन्स कैन बी कन्वर्टेड, ठीक है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू अल्केन्स by the addition of hydrogen, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन, ठीक हो गया। प्रोसेस का नाम भी लिख दिया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन, ठीक है। अब आपने सिंपल इसकी इक्वेशन लिख देनी है।
CH3 CH और CH2 आप हाइड्रोजन ऐड करें, ठीक है। और साथ आप बताएं कि कौन सा कैटलिस्ट यूज़ किया है, क्या टेम्परेचर है, ठीक है, 200 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड। और अब पाई बॉन्ड टूट जाएगा और एक हाइड्रोजन एक साइड पे और दूसरा दूसरी साइड पे ऐड हो जाएगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपने उसका नाम भी लिखना है। प्रोपीन नाम है इसका और इसका है प्रोपेन, ठीक है। और इसके साथ अगर एडिशनल अगर आप बताना चाहें, वैसे तो बस इतना काफ़ी है क्योंकि उन्होंने यही पूछा है, लेकिन अगर आप अगर कोई स्टूडेंट लिखता है कि इंस्टेड ऑफ निकल प्लेटिनम और प्लेडियम भी यूज़ हो सकते हैं एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, बस ये एक एडिशनल पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा आपने कहना है कि अल्काइंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू अल्केन्स बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। और अगेन हमने इसकी ज़बरदस्त सी बैलेंस्ड इक्वेशन लिख लेनी है। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास, अब आपने बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए अब हमें यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसको 2 स्टेप्स में कन्वर्ट करें, ठीक है। आप इसको एक स्टेप में लेके जाएं, ठीक है, अल्कीन में कन्वर्ट करें और फिर आप एक हाइड्रोजन ऐड कर दें यहाँ पर। और फिर दूसरे स्टेप में आप जो है वो कन्वर्ट करें इसको, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है ना, तो आपने फिर प्रॉपरली, स्पेस का भी कोई इशू नहीं है, तो प्रॉपर आपने, कुछ स्टूडेंट्स हैं ना वो डायरेक्ट टू हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, ठीक है, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन प्रॉपर अगर आप देखें तो इसका यही वे है करने का, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इनके नेम ज़रूर लिखने हैं ठीक है। तो ये आपके पास अगर 1 2 3 4 नंबरिंग करें तो ये 2 नंबर कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो 2 ब्यूटाइन नाम है इसका। 2 ब्यूटाइन जा रहा है 1 2 3 4, 2 ब्यूटीन में जा रहा है और 2 ब्यूटीन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है ब्यूटेन में, ठीक है। और इस तरीके से आपने यहाँ पर निकल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करना है और 200 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी लिखना है, ठीक है। तो दिस इज़ द वे, आपने बस 2 लाइन्स भी लिख ली और ये लिख लिया तो आपको फुल जो है वो 6/6 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है लास्ट वन, ठीक है, अल्काइल हैलाइड्स से आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कि अल्काइल हैलाइड्स कैन या अल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द अल्काइल हैलाइड्स बाय द रिडक्शन, ठीक है, बाय द रिडक्शन। एंड इन दिस प्रोसेस, यानी इसके लिए आपने जो प्रोसेस यूज़ किया है वो रिडक्शन है, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। इन दिस प्रोसेस द zinc reacts with HCl and produce nascent hydrogen, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और नेसेंट हाइड्रोजन को ना आप एटॉमिक फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। एंड दिस इज एडेड इन अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो इसको हम अल्काइल हैलाइड में ऐड कर देते हैं और वो उसकी रिडक्शन हो जाती है। तो अब इसकी आपने बैलेंस इक्वेशन कैसे लिखनी है, CH3 CH2 और Cl, और आप नेसेंट हाइड्रोजन लिखेंगे। अब आपको नेसेंट हाइड्रोजन 2 चाहिए, ठीक है। वो कैसे, क्योंकि एक हाइड्रोजन जो है वो इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और क्लोरीन को रिमूव कर देगा, और दूसरा जो है वो इस CH2 के साथ ऐड होके इसको बना देगा CH3, ठीक है। तो ये आपने 2 ले लेने हैं और साथ आपने यहाँ पर बता देना है कि ये हुआ कैसे, जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ HCl रिएक्ट करेगा तो ये नेसेंट हाइड्रोजन बनेगी, ठीक है। और एट द एंड आपके पास 2 प्रोडक्ट्स बन जाएंगी, एक तो बन जाएगा प्रोपेन, CH2 जो है वो CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ एक HCl रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अगेन आपने नेम्स जो हैं वो ज़रूर मेंशन करने हैं। दिस इज़, इसको आप क्या लिखेंगे 1, क्योंकि ये असल में फंक्शनल ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप जहाँ पर होता है उधर से नंबरिंग स्टार्ट होती है 1 2 3, ठीक है। तो 1 इसको क्या बोलेंगे
वन क्लोरोप्रोपेन भी नाम हो सकता है इसका, और प्रोपाइल क्लोराइड भी नाम हो सकता है, ठीक है, दोनों तरीके से नाम ठीक है। वन क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। और अगर कोई स्टूडेंट कहे कि इसका नाम मैं रखना चाहता हूँ प्रोपाइल, प्रोपाइल में भी एन बताना होगा, स्ट्रेट चेन है ना, एन प्रोपाइल क्लोराइड, ये भी ठीक है, ठीक है। और आई थिंक सो दिस वन इज़ द कॉमन नेम, ठीक है, ये कॉमन नेम है। और ये आयोपैक है जो मैंने लिखा है वन क्लोरोपेपेन, क्योंकि इसमें हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की है, नंबरिंग की है और क्लोरो को एज अ सब्स्टिट्यूएंट रखा है, तो ये हमारे पास जो है वो आयोपैक नेम है, ठीक हो गया। वन क्लोरोप्रोपेन से ये बन गया है जी प्रोपेन, ठीक है। और ये नेसेंट हाइड्रोजन है। तो ये सिंपल वे था। असल में आपने किस चीज़ पे फोकस करना है, रिएक्शंस पे फोकस करना है, रिएक्शंस पे कि कितने कार्बन है और वो उससे कितनी प्रोडक्ट्स बन रही हैं। बाकी जो आप बनाएंगे उसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना नहीं भूलना, क्योंकि शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन में ऑब्वियसली बात है थोड़ी सी स्टेटमेंट चाहिए। बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव टाइप आप लिखते हैं तो वो मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इस तरह का क्वेश्चन मस्ट पेपर में आएगा। आपको कोई भी आपके ऑर्गेनिक चैप्टर्स में से फार्मूलाज दे दिए जाएंगे। हो सकता है कि वैसे तो ये अब इनऑर्गेनिक है ना, फार्मूलाज आपको बनाना सिखाए हुए हैं 6 चैप्टर में भी, और आई थिंक सो 7 या 8 कोई इस तरह से चैप्टर था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला भी, उसमें भी इस तरह से आपको सिखाया हुआ है 2 चैप्टर्स में। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी आपको इसकी जगह दिए जा सकते हैं। कहा जा सकता है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दें या प्रोपाइल क्लोराइड का ड्रॉ कर दें, आइसोप्रोपेन का ड्रॉ कर दें, इस तरह से कुछ भी लिखा जा सकता है, तो वो आपने ड्रॉ करना होगा, ठीक हो गया। अब इन तमाम का जो है वो 3 स्टेप्स हैं आपके पास, ठीक है, बल्कि 4 दिए हुए थे और 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन है ये आपका। तो आपने बस फार्मूलाज लिखने हैं तो ये आपका ओके हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखें इसके जो स्टेप्स हैं वो क्या है। सबसे पहले हमने सिंबल लिखना है कैटाइन और एनाइन का, और उनके चार्जेस लिखने हैं, और फिर उन चार्जेस को बैलेंस करना है बाय यूजिंग द कोएफिशिएंट्स, और कोएफिशिएंट्स को फिर हमने सबस्क्रिप्ट में लिख देना है आइंस के साथ, और देन फार्मूला लिखना है, ठीक है। जैसे कि अगर हम इसको देखें फेरिक क्लोराइड, ठीक है, तो जैसे सबसे पहले स्टेप में हमने इसके आइंस लिखने हैं, ठीक है, यानी फेरिक है ना, एक होता है फेरिक और एक होता है फेरस। हो सकता है आपके पेपर में फेरस आ जाए। तो फेरिक जो OUS वाली होती है ना, OUS, तो वो उसमें वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट। और IC वाली जो होती है वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है। जैसे फेरिक है तो वो +3 है और फेरस +2 है। इसी तरह मर्क्यूरिक है तो वो +2 था, और मर्क्यूरस जो है वो +1 था, ठीक है, इस तरीके से। तो जिसी तरह क्यूप्रस और क्यूप्रिक, ठीक है, क्यूप्रस मेरे ख्याल में है +1 और क्यूप्रिक जो है वो +2 है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि फेरिक का सबसे पहले हमने चार्जेस कैटाइन और उसके चार्जेस लिखने हैं, और क्लोराइड का भी इसी तरह से हमने ये लिख दिया। अब हमने क्या करना है कि ऑब्वियसली बात है कि इनके चार्जेस तो बैलेंस नहीं है, एक साइड +3 है और एक साइड पे क्या है, इसके चार्जेस क्या है +3 है, और दूसरी साइड पे हमारे पास -1 है, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को बैलेंस करना है तो हमने इसके साथ कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर हम इसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर दें और इसके साथ 3 मल्टीप्लाई कर दें तो वी विल गेट +3 बैलेंस बाय -3, ठीक है। तो अब ये जो कोएफिशिएंट्स है ना, दीज कोएफिशिएंट्स विल बी रिटन विद द कैटाइंस एज अ सबस्क्रिप्ट, ठीक है। जैसे Fe के साथ कोएफिशिएंट 1 है तो 1 तो लिखते नहीं है, और क्लोरीन के साथ 3 है तो 3 लिख दिया। दिस इज़ द वे हाउ यू विल राइट द फार्मूलाज, ठीक है। ये प्रोसेसिंग भी कर लें क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस हैं प्रॉपरली। इसी तरह सोडियम सल्फेट का आप लिखें सोडियम आइन, और सल्फेट का लिखें SO4-2। अगेन इसका चार्ज है +1 और इसका चार्ज है -2, ठीक है। और इसका अब आप बैलेंस करेंगे, किस तरह से बैलेंस करेंगे, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा +2 बैलेंस्ड बाय -2, ठीक है। तो अगेन आपने क्या करना है, इन जो आपके पास कोएफिशिएंट्स आए हैं 2 और 1, उसको चार्जेस के नीचे लिख दें। जैसे सोडियम का कोएफिशिएंट आया 2 और सल्फेट का 1 आया, तो 1 तो लिखते नहीं है इसलिए हमने सोडियम सल्फेट लिख दिया, ठीक है। और अगेन मैग्नीशियम क्लोराइड है, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड है तो मैग्नीशियम क्लोराइड में
मैग्नीशियम का सबसे पहले आपको आइन आना चाहिए, सेकंड ग्रुप का है उस पर +2 होता है, और क्लोराइड 7th ग्रुप में है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो ये इस तरीके से आ जाएगा इनके चार्जेस। और अगेन इनके जो आप आइंस लिखेंगे, सॉरी चार्जेस लिखेंगे इनके, तो वो भी बैलेंस नहीं है, ठीक है, वो बैलेंस नहीं है। तो वो किस तरह से बैलेंस होंगे, अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करें और इसको 2 से करें तो ये +2 इज़ बैलेंस्ड बाय -2, ठीक है, ये दोनों चार्जेस इक्वल हो जाएंगे। अब हम इन कोएफिशिएंट्स को इन आइंस के नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैग्नीशियम 1 होना चाहिए और क्लोरीन जो है वो 2 होने चाहिए, ठीक हो गया। एंड द लास्ट वन सल्फर डाइऑक्साइड। अब बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड में हमारे पास क्या है, सल्फर जो है वो ग्रुप 4 का है, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है और सल्फर के ऊपर जो है वो +4 चार्ज होता है, ठीक है। कार्बन के नीचे होता है ना, कार्बन सल्फर। तो अब हम अगर इसके चार्जेस को देखें तो ये हमारे पास +4 है और ये हमारे पास -2 है। तो +4 को -2 के बराबर हम कैसे लाएंगे, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको किसी से ना करें, मतलब 1 से कर दें, ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा। तो ये +4 इज़ बैलेंस्ड बाय -4। तो क्या हो जाएगा, सल्फर के साथ कोएफिशिएंट जो है वो क्या आएगा, 1, और ऑक्सीजन के साथ क्या आएगा, 2, ठीक है। अगर आपको किसी और आयनिक या कोवेलेंट कंपाउंड या किसी का भी इसी तरह फार्मूला लिखना है और अगर आपको नहीं समझ आ रही कैसा होगा तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना है। इंशाल्लाह आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड कर दी जाएगी ताकि आपका जो है एग्जाम्स में जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और आप फुल मार्क्स ले सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का, और पार्ट डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसके साथ जो है ब्रैकेट में लिखा हुआ था चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे बता रही थी, ये हमने सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। 10 और 14 चैप्टर वाला भी डिस्कस कर लिया है, 6 चैप्टर वाला डिस्कस कर लिया है, वो 4 मार्क्स का था, और इसके साथ अब जो है हमारे पास 7 चैप्टर का भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। यानी डिफाइन ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, यानी ऑक्सीजन लॉस को क्या कहते हैं, गेन को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन लॉस को क्या कहते हैं, और गेन को क्या कहते हैं। इसी तरह गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी बताना है और चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी चारों तरीकों से बताना है। लेकिन आपने सिर्फ बताना नहीं है, इसके साथ एक एक एग्जाम्पल मस्ट आप लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको हम अटैम्प्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने ऑक्सीडेशन की हेडिंग देनी है, ठीक है, और ऑक्सीडेशन में आपने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ये लिख देना है, ठीक है। यानी ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन के लिए वो उल्ट हो जाएगा, ठीक है, सॉरी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब इसकी दोनों की एग्जांपल्स आपने लिखनी है, समझे कि ये आपने डेफिनेशन पूरी लिख दी है, ठीक है। अब आपने 2 एग्जांपल्स दे देनी है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की आप एग्जांपल दे रहे हैं कि मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन ऐड कर रहा है तो मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हो गई है, ठीक हो गया, और मैग्नीशियम गेन्स ऑक्सीजन, और इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन हो गई। और इसी तरह एग्जांपल 2 में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अब H2S है, ठीक है, उसने हाइड्रोजन सल्फाइड ने जब हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो सल्फर की यहाँ क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें भी सल्फर की ऑक्सीडेशन हो रही है, हाइड्रोजन इज़ रिमूव्ड और हाइड्रोजन सल्फाइड, बल्कि सल्फर नहीं बल्कि हाइड्रोजन सल्फाइड की ऑक्सीडेशन हो रही है और वो कन्वर्ट हो रहा है सल्फर में, और यहाँ पर मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर आप रिडक्शन की डेफिनेशन लिखें दोनों तरीके से कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को भी रिडक्शन कहते हैं और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को भी रिडक्शन कहते हैं, तो दोनों की आपने एग्जांपल्स देनी है। सिंपल सिंपल इक्वेशंस जो है वो आप लिख लें। कॉपर ऑक्साइड अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो अब कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो कॉपर ऑक्साइड की क्या हो रही है, रिडक्शन, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, और वो ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है। कॉपर ऑक्साइड लूजेस ऑक्सीजन, इट मीन्स उसकी रिडक्शन हो रही है। और अब हम हाइड्रोजन को ऐड करके देखते हैं नाइट्रोजन के अंदर, और वो ऐड करके उसने अमोनिया बना दिया, इसका मतलब है कि नाइट्रोजन ने गेन कर लिया हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन की रिडक्शन हो रही है। नाइट्रोजन यानी इससे इस फॉर्म में जा रहा है तो उसकी हो रही है रिडक्शन, ठीक हो गया। इसकी आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं ताकि आप इसको रिवाइज कर सकें, क्योंकि हर एक प्रोसेस के साथ आपने एग्जाम्पल ज़रूर देनी है। फिर आपके पास आ जाता है ऑक्सीडेशन, आप बताएंगे यानी इलेक्ट्रॉन्स के लिहाज से, ठीक है।
यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों बताएंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, LEO लियो का टर्म इसके लिए यूज़ होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये एटम है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और ये कन्वर्ट हो रहा है सोडियम आयन में, ठीक है। सोडियम लूजेज इलेक्ट्रॉन, तो इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज़ीरो से +1 में जा रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये भी हमें पता चल गया, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का भी पता चल गया साथ साथ, क्योंकि लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ साथ हमने ऑक्सीडेशन स्टेट भी बतानी थी, ठीक है। तो ये ज़ीरो से +1 में जा रही है, इंक्रीज़ आ रहा है। तो जैसे हमारे पास ऑक्सीडेशन का आई होता है ना एंड पे, तो इसका मतलब है कि इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑक्सीडेशन कहते हैं, आई और आई, ठीक है। देन है रिडक्शन। रिडक्शन का आप बताएंगे कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, GER, जर, ठीक है। जैसे लियो और जर दो टर्म्स यूज होती है ना। तो अब क्लोरीन है, क्लोरीन के पास 2 एटम्स होता है ना क्लोरीन मॉलिक्यूल के पास, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और 2Cl- बना देंगे, यानी क्लोराइड्स बना देंगे, ठीक है। तो क्लोरीन ने के पास पहले वो यानी फ्री स्टेट में था, ठीक है, तो उसकी ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट थी, अब -1 में चला गया, ठीक है। तो अब यानी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ कर रही है, ठीक है। रिडक्शन, रिडक्शन RED, ठीक है। रिडक्शन में D से डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है तो रिडक्शन होती है। तो ये सिंपल छोटी छोटी, अब ये देखें पूरे एक पेज पे मैंने आपको सारा का सारा बता दिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और प्रॉपर्ली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और साथ साथ ऑक्सीडेशन स्टेट के लिहाज से भी बता सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, डिफाइन सॉल्युबिलिटी, हाउ इट कैन बी अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन विद द ग्राफ। ग्राफ में अगर आपको सारी लाइंस नहीं याद ना, तो 3-4 लाइंस आपने पक्की याद कर लेनी कि सोडियम क्लोराइड का ग्राफ यहाँ जा रहा है, पोटेशियम हाइड्राइड का यहाँ जा रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड का यहाँ जा रहा है, गैसेस का। तो वो आपने 3-4 लाइंस जो हैं वो सॉल्युबिलिटी के कर्व के लिए याद करनी है, ठीक है। फिर इसका और पार्ट है, आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ लिपिड्स एंड देयर रिकमेंडेड डेली इनटेक फॉर द यंग अडल्ट्स, ठीक है। ये भी 4 नंबर का है। तो यहाँ पर देखें इसको हमने कैसे प्रॉपर्ली अटेम्प्ट करना है। सॉल्युबिलिटी की सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख लें, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट विच डिसॉल्व्स इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, ठीक है। यानी अभी हमने कहा कि मैक्सिमम, जितना भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं हम, लेकिन स्पेसिफाइड अमाउंट। अब इस डेफिनेशन में मैंने स्पेसिफाइड अमाउंट नहीं बताई कि कितना हम सॉल्वेंट ले रहे हैं, लेकिन हमने ये बताया ज़रूर कि एट स्पेसिफिक टेम्परेचर पर हम सॉल्युबिलिटी मेजर करते हैं। जब जब भी आप देखेंगे ना कि किसी चीज़ की सॉल्युबिलिटी लिखी हुई है, ठीक है, कोई टेबल होगा वहाँ पे मेंशन होगी, तो साथ वो बताएंगे कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड या एट रूम टेम्परेचर, कुछ भी उन्होंने मेंशन किया होगा, क्योंकि टेम्परेचर ज़रूर मेंशन होता है, ठीक है। क्योंकि जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। या फिर आप इसकी डेफिनेशन दूसरी तरीके से लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। दोनों डेफिनेशंस करेक्ट हैं, ठीक है। फिर आप एग्जाम्पल कोई एक सोडियम क्लोराइड की आप याद कर लें। वैसे तो आपके पास टेबल बना हुआ है, तो उसमें उन्होंने 3-4 चीज़ों की दी हुई है सॉल्युबिलिटी एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 100। अगर ज़्यादा नहीं भी याद तो एक सोडियम क्लोराइड का आप याद कर सकते हैं। तो सोडियम क्लोराइड की ना विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी जो है वो बिल्कुल स्लाइट इंक्रीज करती है। अगर आप इसका ग्राफ भी देखें ना, इस तरह से जो ग्राफ बना होता है, तो अगर हम देखें तो इसकी बिल्कुल इस तरह से लाइन जा रही होती है, ठीक है। यानी बिल्कुल स्लाइड चेंज आएगा। देखें 20 से यानी 80 तक, 80 डिग्री सेंटीग्रेड का हमने चेंज कर दिया और ये तकरीबन हार्डली 3 ग्राम्स भी इंक्रीज नहीं हुए, ठीक है। मतलब हार्डली 3 ग्राम, 36 से 39, बल्कि 2.5 ग्राम्स शायद इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि हमारे पास ये एक एग्जांपल आपने याद कर ली। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सॉल्वेंट भी इंपॉर्टेंट है, यानी आप जो भी सॉल्ट है वो किस में डाल रहे हैं, ठीक है। अब लाइक डिजोल्व, लाइक ऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में डालेंगे, पोलर को पोलर में डालेंगे, नॉन पोलर को नॉन पोलर में डालेंगे, तो सॉल्युबिलिटी जो है वो अच्छे से हो जाती है। फिर टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है और प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। और गैसेज में तो ये रूल है कि प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, ठीक है।
फिर लास्ट में आपने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी बताना है कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट देयर इज आइदर इंक्रीज इन द सॉल्युबिलिटी विद द टेम्परेचर, और ये पेट एग्जांपल्स आपने मेमोराइज करनी है, ठीक है, ये चेंज नहीं करनी। ये ना हो कि इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी विद टेम्परेचर वाले में कोई डिक्रीज वाली एग्जांपल्स लिखी हों और दूसरे में कोई और। पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड जो है उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है विद टेम्परेचर, तो जब आप ग्राफ भी शो करेंगे ना तो इनका ग्राफ इस तरह से ऊपर ही आएगा, ठीक है। और फिर दूसरा जो है डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी विद द टेम्परेचर, सोडियम सल्फेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उनके ग्राफ्स इस तरह से आएंगे, ठीक है, यानी लो वाली साइड पे आएंगे, ठीक है। और ये भी एग्जांपल्स आपने याद करनी है, सोडियम सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड गैसेस। और लास्ट में ये ग्राफ है, जैसे इसका मैं आपको बता रही थी कि पर्टिकुलरली सोडियम क्लोराइड का आपने ज़रूर याद कर लें, अच्छा सोडियम नाइट्रेट का याद कर लें, पोटेशियम आयोडाइड का याद कर लें और सल्फर डाइऑक्साइड का याद कर लें, ठीक है। और जैसे ये देखिए अमोनिया भी कितना नीचे जा रहा है और सोडियम SO2 भी जा रहा है, तो एग्जैक्टली ज़रूरी नहीं है, लेकिन बस कुछ ग्राफ्स प्रॉपरली अगर याद हों तो वो मार्क्स फुल मिल जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपके सामने शो कर दिया है, 4 मार्क्स का है, और इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको फुल जो है वो 4/4 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6 का और एंड लास्ट पार्ट ऑफ द सेक्शन सी, आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ लिपिड्स एंड द रिकमेंडेड डेली इनटेक फॉर द यंग अडल्ट्स। तो यहाँ पर एनिमल सोर्स है मीट एंड एनिमल फूड, एग, मिल्क, चीज़, और प्लांट सोर्स है, प्लांट सोर्स में सनफ्लावर सीड्स एंड पीनट्स, जो भी आपको और भी याद है तो वो आप लिखते हैं। रिक्वायर्ड डेली इनटेक फॉर यंग अडल्ट्स, तो सबसे पहले बताना है कि जो हेल्दी डाइट है, ठीक है, उसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास फैट्स भी होने चाहिए, प्रोटीन्स भी होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होने चाहिए जैसे कि वाइटामिन्स, मिनरल्स, और एडुकेट अमाउंट ऑफ वाटर भी होनी चाहिए, ठीक है, फॉर ह्यूमन न्यूट्रिशन। इसका मतलब है कि हमारे पास वैरायटी ऑफ फूड्स होनी चाहिए, ठीक है, हर ग्रुप में से कुछ थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि कोई फैट्स खाना शुरू करे या गोश्त खाना शुरू करे तो वो बहुत ज़्यादा बस वही खाता रहे, ठीक है। हर एक ग्रुप में से एक स्मॉल अमाउंट जो है वो रिक्वायर होती है फॉर प्रॉपर डाइट, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग टिप्स फॉर आवर मील, हमें ये अपने मील के लिए कंसिडर करना चाहिए। ईट मोर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, लेस कार्ब्स, लेस शुगर, लेस सॉल्ट एंड लेस फैट। देखें ये सारी चीज़ें लेस यूज़ करनी हैं और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा यूज़ करनी है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास ये जो है वो अडल्ट्स के लिए आपको दिया हुआ है जो टेबल, ठीक है। तो आपसे यही पूछा गया था, ग्रेन्स जो हैं वो 3 to 8 बाउल्स, वेजिटेबल्स एटलीस्ट 3 सर्विंग्स, फ्रूट्स एटलीस्ट 2 सर्विंग्स, मीट, फिश, एग ऑल्टरनेटिव्स 400 ग्राम्स तक, मिल्क एंड ऑल्टरनेटिव्स 1 to 2 सर्विंग्स, फैट्स, ऑयल, सॉल्ट एंड शुगर ईट द लीस्ट, कम से कम जितना यूज़ कर सकें वो अच्छी बात है, और फ्लूइड्स यानी वाटर वगैरह 6 to 8 ग्लासेस, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट सेक्शन सी डिस्कस कर लिया है, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके पास इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर्स वाले क्वेश्चंस आए हैं, अच्छा आपके पास ऑर्गेनिक इक्वेशंस आई हैं, ठीक है, आपके पास राइट डाउन द फार्मूला, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके पास स्लाइड चेंज के साथ आपके फाइनल पेपर में आ सकती हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चन, इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन इन एनी क्वेश्चन, एनी टॉपिक, आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बना के आपकी कन्फ्यूजन को जो है वो क्लियर किया जाएगा, ताकि आप जो है वो मैक्सिमम मीन्स के ब्रिलियंट मार्क्स, फुल मार्क्स जो है वो अपने केमिस्ट्री के पेपर में ले सकें। आपके पेपर के लिए बहुत सारी दुआएं, आपको अल्लाह ताला दोनों जहानों में जो है वो कामयाबियाँ अता फरमाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कीजिएगा और बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।